लेकिन जो फाइट है वो चाचा वर्सेस भतीजा रहेगी। मेरे ख्याल से जो शरद पवार जो चाचा है उनका जो गुडविल है, इतने मेरे ख्याल से 40-50 साल का जो उनकी राजनीति रही है और 1-to-1 कनेक्ट रहा है, मेरे ख्याल से वही चीज उनकी पार्टी के एग्जिस्टेंस और उनकी बेटे के एग्जिस्टेंस के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए वो काम में आएगी। बीजेपी अलोंग विथ ये जो वीक जो पार्टनर्स है उनके साथ में जुड़कर काम कर रही है। ऑन द अदर हैंड महाविकास आघाड़ी को इतना जो वातावरण, अगर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो इनकैश करने के लिए अभी भी स्ट्रैटेजी नहीं। अगर उन्होंने काम किया तो दे कैन डेफिनेटली टेक ऑन, बट उसमें अगर ये पॉलिटिक्स में इफ एंड बट होता ही है, तो ये करने के लिए जो बेसिकली ताकत लगानी पड़ती है वो ताकत दिखती नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो अलायंस बनी है वो अलायंस सर्वेक्षण कुछ भी बताए महाराष्ट्र में प्रबल है। आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एनडीए और इंडिया की एक फाइट देखने के लिए मिलने वाली है। इस वक्त हम महाराष्ट्र के विधान भवन में है। यहाँ पर मराठा रिजर्वेशन बिल पास हुआ है। कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि आज 2024 में महाराष्ट्र में कास्ट पॉलिटिक्स अभी भी वैलिड है। आपको बता दें कि कास्ट पॉलिटिक्स रिजर्वेशन को लेकर के है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। 48 सीट्स महाराष्ट्र में है और इसमें आप कह सकते हैं कि देश की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र की है। और इसीलिए आपको देखने मिलेगा कि पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र की 2 पॉलिटिकल पार्टीज में स्प्लिट हो चुका है। लेकिन अब लोकसभा 2024 का चित्र कैसे दिख रहा है, इस पर बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर सूर्यवंशी जी है, संजय जोग जी है। सुधीर जी, सबसे पहले आप पर जाएंगे कि अभी मौजूदा राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में क्या है? देखो, महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो काफी अलग ढंग की राजनीति है जो बाकी स्टेट है महाराष्ट्र में, उसके मद्देनजर देखा जाए तो महाराष्ट्र में पहले महाविकास आघाड़ी नाम की सरकार थी। वहां पे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो यूनाइटेड थी वो थी। लेकिन बाद में एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और जो रीजनल 2 पार्टी थी, जो प्रादेशिक पक्ष कहा जाते हैं, शिवसेना और एनसीपी, उनका डिवीजन हो गया है। और जो फैक्शन टूट के गया था उनको रियल शिवसेना इलेक्शन कमीशन ने जाहिर किया है। इसके लिए महाराष्ट्र में अभी एक तरफ मेरे ख्याल से कोई भी ये चीज नहीं, कल नहीं लोगों का हो, राजनीति का हो, एक मिक्स तरह की राजनीति महाराष्ट्र में है। और उसके मद्देनजर देखते हुए आप लोगों का भी इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन जो सर्वे आया था, मैं उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। उस सर्वे में महाविकास आघाड़ी जो अपोजिशन का गुट है उनको 28 मेरे ख्याल से सीट दिखाई गई थी लोकसभा जो आने वाले चुनाव 2024 के। और जो रिमेनिंग सीट्स है वो भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो महायुति है जो शिवसेना और एनसीपी के साथ में उनको मिल रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से पेच फंसा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फंसा है और जो इंडिया अलायंस अपोजिशन उनके लिए फंसा है। एक तरफा कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं है सर्वे में जो दिखता है। लेकिन जब आप लोगों का मूड देखेंगे तो थोड़ा मूड मेरे ख्याल से एंटी इस्टेब्लिशमेंट दिखाई देता है। लोगों में नाराजी है, लेकिन वो नाराजी अभी तक टेस्ट हुई, क्योंकि कोई भी इलेक्शन, जो लोकल बॉडी का इलेक्शन, आपको पता होगा कि न्यू बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन 4 साल हो गए ऑलमोस्ट, इलेक्शन हुआ नहीं है। बीएमसी 2 साल से नहीं, कम से कम 20 से 25 ऐसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल बॉडी जो उसका इलेक्शन हुआ है, इसलिए वो टेस्टिंग हुआ नहीं। लोग जो शिंदे गुट है उनके साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, शरद पवार के साथ है, अजित पवार के साथ है। एग्जैक्टली लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, जब तक इलेक्शन नहीं होता, लोकसभा का हो या विधानसभा का, तब तक मूड ऑफ द नेशन सही मायने में किस तरह पे वो पता चलना बहुत कठिन है। बिल्कुल 3 बातें जो सुधीर जी से निकल गए, संजय जी आपसे लेते हैं। पहली बात ये कि बीजेपी का महाराष्ट्र में डामाडोल है, मूड एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और किसी भी सेंटीमेंट को टेस्ट करने के लिए पिछले महाराष्ट्र में तकरीबन 2 सालों से, अगर आखिरी चुनाव देखें तो पुणे में कस्बापेट में जो बाई इलेक्शन हुआ उसके बाद से इलेक्शन नहीं हुआ, तो ये कर पाना कि मुश्किल है कि किसके उसमें फेवर है। लेकिन तगड़ी लड़ाई महाराष्ट्र में पॉलिटिकली अभी भी होती हुई दिख रही है। 100%। एक तो मानना पड़ेगा बीजेपी इज रूलिंग नेशन। बीजेपी क्या है ना, हर वक्त 24/7 पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है। उनको दिखता है उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र हैविंग 48 सीट्स, तो नो डाउट उनका फोकस महाराष्ट्र पे है। उनको मालूम है कि उनके साथ में जो आए हुए हैं, जुड़े गए हैं, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, उधर से ट्रांसफर ऑफ वोट्स होगा कि नहीं उसके ऊपर प्रश्न है, चिन्ह। सेकेंडली, वेरी इंटरेस्टिंगली, फिर भी
बीजेपी ने महाराष्ट्र में 99,000 बूथ्स है, वो बूथ तक अपना काम ऑलरेडी चालू किया है। मुंबई में 12,500 बूथ्स है। तो वो क्या करते हैं, उनको मालूम है उनमें खामियां क्या है, उनमें लैप्सेस क्या है, उनमें शॉर्टफॉल्स क्या है, वो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट विद अपोजिशन है कि जो बीजेपी के खिलाफ में कितना भी वातावरण हो, वो वातावरण कैप्चर करने की उनके स्ट्रैटेजी दिख नहीं रही है। उद्धव ठाकरे नो डाउट काम कर रहे हैं खुद के लिए, खुद की पार्टी जो अभी बची हुई है उनको रिवाइव करने के लिए, वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको कैसे एस्टेब्लिश करने के लिए। सो ऑल्सो विद शरद पवार जी एट द एज ऑफ 84 वो घूम रहे हैं। आज की तारीख में, आज 4 दिन वो बारामती और अराउंड है, क्योंकि उधर एक चैलेंजिंग फाइट होने वाली है, सुप्रिया वर्सेस उनकी जो सिस्टर इन लॉ। हम लोग आएंगे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली देखा जाए तो बीजेपी अलॉन्ग विथ ये जो वीक जो पार्टनर्स है उनके साथ में जुड़कर काम कर रही है। ऑन द अदर हैंड महाविकास आघाड़ी को इतना जो वातावरण, अगर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो इनकैश करने के लिए अभी भी स्ट्रैटेजी नहीं। अगर उन्होंने काम किया तो दे कैन डेफिनेटली टेक ऑन, बट उसमें अगर ये पॉलिटिक्स में इफ एंड बट होता ही है, तो ये करने के लिए जो बेसिकली ताकत लगानी पड़ती है वो ताकत दिखती नहीं है। आप कांग्रेस का हाल देखिए, पूरी बिखरी हुई है, फैक्शनलिज्म है, इंट्रा पार्टी फ्यूड है। तो अगर ये कांग्रेस से लेके शिवसेना जो बची हुई है, एनसीपी बची हुई है, ऑल जो लाइक माइंडेड पार्टीज है, अगर ये इकट्ठा होके एक नॉन बीजेपी एक स्ट्रांग एक्टिव करके ऐसा अगर पोल मैनेजमेंट करते हैं तो डेफिनेटली दे विल टेक ऑन बीजेपी एंड ये जुड़े हुए जो एनसीपी का जो है और एक नाथ शिंदे जी। अपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो ये भी देखना जरूरी रहेगा कि महाराष्ट्र को बीजेपी ने एक हाई स्टेक गेम कर दिया है, और जैसा आप बात करते हैं कि अपोजिशन में वो एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी लीडर जो एनर्जेटिक हो सकता है उसे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऑफर आ जाता है। या 3 पार्टियों के अभी दरवाजे खुले हैं, अजित पवार की एनसीपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, बीजेपी तो है ही, अभी अशोक चव्हाण एक तरह से बड़ा डेंट देखा जा रहा है, और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं तो एक तरह से फंड मैनेज करने वाला शख्स को भी देखा है। तो ऐसे में ऑपोजिशन अगर अपने पांव पे खड़ी होती दिखती भी है मोमेंटम में, तो क्या आपको लगता नहीं तोड़ने की फिर से कोशिश की जाएगी? एब्सोल्युटली, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, बीजेपी बिलीव इन कैसा वो आयाराम गयाराम वगैरह वो बोलने के लिए है। बीजेपी इज इम्प्लीमेंटिंग इन टूथ एंड नल, उसमें उनको कोई दिख नहीं रहा है कि क्या होगा। वो शासन साधन सुचिता प्यूरिटी इन पॉलिटिक्स वो बोलने के लिए दिख रहा है, बट व्हाट दे आर इम्प्लीमेंटिंग, जो भी स्ट्रांगेस्ट एवर जो लीडर्स है, उनका नेटवर्क है, उनको ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रिप है, उनका संचार सर्वदूर है, उनको अपने पार्टी में लेकर अपोजिशन के वीक किया जाए। एंड ये अभी जो है लोकसभा के पहले और विधानसभा के पहले तो ज्यादा तौर पर बीजेपी ये इम्प्लीमेंट करने वाली है। बिल्कुल। तो एक तरह से आपके पास अगर आए कि जो सेंटिमेंट हम कह रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपोजिशन एक तो एनकैश नहीं कर पाएगी, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे या शरद पवार अभी दोनों के दोनों का फोकस जो है वो अपना अस्तित्व बचाने का, अपना प्रेजेंस बचाने का है। दोनों की पार्टी हाथ से जा चुकी है, ग्राउंड लेवल प्रेजेंस की बात है। और दूसरी तरफ बीजेपी सिर्फ फंड्स और पार्टीज मैनेज नहीं कर रही है, तो इलेक्शन बूथ लेवल पे जैसे बता रहे थे तो वो कर रही है। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट कुछ और कहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर हम समझे जाए तो इलेक्शन किसी और के फेवर में दिखता है। इसमें 2 चीजें हैं। जैसे आपने बताया कि शरद पवार की पार्टी टूटने के बाद, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने के बाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अजित पवार के साथ गए और एकनाथ शिंदे के साथ गए, लेकिन जो निचले वाला जो तबका है कैडर, वो अभी भी मेरे ख्याल से शरद पवार के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है। उनकी अनुभूति हम लोगों ने शिवाजी पार्क में जो शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे गुट की रैली हुई थी वहां पे देखा है। शरद पवार जहां भी घूमते हैं वहां के उनके साथ लोग नेचुरली जुड़ जाते हैं। 85 ईयर में सब उम्र होने के बावजूद एक उनमें एक उत्साही दिखाई पड़ता है। तो जैसे मैंने पहले सेगमेंट में कहा था कि मूड एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरी तरह से राइटिंग ऑन द वॉल जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वह दिखता है लोगों में जब बात करते हैं जर्नलिस्ट के और रिपोर्टर की तौर पे कि हर एक सेक्शन में क्या चल रहा है, तो लोगों में गुस्सा बिल्कुल है। दूसरी बात जैसे आपने कही कि बीजेपी एक स्ट्रेटेजिक पार्टी है, एक इलेक्शन मस्टरी 24/7 राजनीति करने वाली पार्टी है, बूथ लेवल पे काम करती है, सब चीजें ठीक है, सब चीजें बराबर है, लेकिन राजनीति का एक वसूल रहता है। राजनीति में कभी 1+1 कभी 2 नहीं होता।
राजनीति में 1+1 कभी 0 भी हो जाता है, 1+1 11 भी हो जाते हैं। तो राजनीति अलग ढंग से काम करती है। तो बीजेपी के साथ इतनी मस्टरी है रहने के बावजूद भी हमने कर्नाटक में देखा है कि बीजेपी की कैसे स्टेट असेंबली इलेक्शन में उनकी डिफीट हुई थी। अभी फिलहाल हमने तेलंगाना में भी देखा है कि किस तरीके से उनका हार हुआ था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां पर लग रहा था कि सर्वे कांग्रेस के फेवर में, वहां पे जीत भी हुई। मैं वही नहीं बोल रहा कि बीजेपी, देखो मैं बात यही करना चाहता हूं कि जब अपोजिशन और जो कुछ पार्टी है एंटी बीजेपी पार्टी, वो यूनाइटेड साथ में लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छी तरह से फाइट दे सकती है, जीत भी सकती है। लेकिन तुमने ग्राउंड पे कोई, जैसे कमलनाथ ने कोई दिखाई नहीं दिया था काम कर, जैसे सर्वे हो, लेकिन सर्वे के एग्जीक्यूट करने के लिए तुमको काम करना पड़ता है। वो मेरे ख्याल से राजस्थान में कुछ हद तक किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ हद तक भी नहीं हुआ था। तो उसका नतीजा मेरे ख्याल से कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। देखो, सिर्फ लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं जब आप लोगों को एक हौसला दे सकते हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम लड़ने के लिए तैयार है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में दिखाई दिया था, खुद जेल जा चुके थे, उसके बावजूद वो जेल के आने के बाद में उन्होंने एक लड़ाई शुरू की और एक मोमेंटम बिल्डअप किया। जब आप लड़ेंगे तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप नहीं लड़ेंगे मेरे ख्याल से लोग भी आपके साथ नहीं आएंगे। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरफ काफी अच्छे से प्रोफेशनली मैनेज्ड इलेक्शन है और नेशनल इश्यूज भी हैं, राम मंदिर हो गए, बाकी चीजें हैं, बेनिफिशियरीज वाला एंगल है। दूसरी तरफ एक सेंटिमेंटल एंगल है और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दो पार्टीज का अलग होना, तो लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो पावर को जवाब दें, दे वांट टू स्पीक ट्रूथ टू द पावर। तो ये हो पाएगा या नहीं, इसके लिए अगर हम देखें कि 3 सीट्स लेते हैं, एक तो बारामती की सीट है, एक वीआईपी सीट अगर बात करें, बारामती में पवार आप कह सकते हैं कि अस्तित्व की और पवार जो खानदान उसकी लड़ाई है। एक तरफ सुप्रिया सुले है, वहां पर शरद पवार की बेटी है, सिटिंग एमपी है, उसके खिलाफ अजित पवार की वाइफ सुनेत्र पवार इलेक्शन लड़ सकती है या खुद अजित पवार को लोकसभा में उतरना पड़े, क्योंकि उनको बीजेपी को दिखाना है कि वो अपने जो अंकल है उनसे आगे हैं। नांदेड़ की सीट जो कि कांग्रेस की एक तरह से ट्रेडिशनल सीट रही, 2019 में वो छीन गई थी बताया जाता है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी थी उसने सबसे ज्यादा वोट्स लिए थे, इसलिए बीजेपी वहां पर जीत गई थी। और तीसरी प्रतिष्ठा की सीट रहती है नागपुर की सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लड़ते हैं। वो एक आप कह सकते हैं, कांग्रेस जनरली माना जाता है कि स्टेट इलेक्शन में जैसे नागपुर कांग्रेस को सपोर्ट था, तो ये 3 सीटों में अगर देखें तो एक एक लाइन में आप बताइए कि तीनों सीटों में कौन जीतता दिख रहा है। बारामती में इट विल बी अ गुडविल वर्सेस मनी पावर एंड हाउ इट विल शेप आउट, एक देखना पड़ेगा। नो डाउट शरद पवार जी की और इनके ओवर द ईयर्स 60 ईयर्स का जो गुडविल है, अजित पवार ने पूरा माइट लगा के पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर संभाली है। तो बेसिकली इसमें से कौन उभर के आएगा और हु विल बी हैविंग अ नेटवर्क, ये देखना पड़ेगा। नागपुर आप जो बोल रहे हैं, नितिन गडकरी जी का काम है, आरएसएस का एकदम प्राबल्य है, पर कांग्रेस अभी हुई बिखरी हुई दिखती है। क्यों? सुनील केदार जैसा उनके पास जो हीरा था, वो अभी जो बैंक्स काम हुआ था उधर से बेल मिला है, पर कन्विक्शन उसके सब उनको रिलीफ मिला नहीं है। तो हाउ मच ही विल बी एक्टिव और पार्टी कितना एक्टिव रहेगी उसके ऊपर कांग्रेस का विन और व्हाटएवर उसका जो मार्गक्रमण होगा निर्भर होगा। और तीसरी जो आप बता रहे हैं बेसिकली नांदेड़ में लास्ट टाइम आज यू राइटली सेड वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से दे ईट इनटू बेसिकली कांग्रेस। अशोक चौहान भी चले गए, बट वही ना, बीजेपी के लिए तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव बात है। जो पूरा साम्राज्य है अशोक चौहान का, वो तो पूरा जुटा रहेगा बीजेपी के साथ में। कांग्रेस का किधर है? कांग्रेस विल हैव टू रियली स्ट्रगल, जो उनके जो प्राबल्य में था उधर से उठकर अपना जो एस्टेब्लिश करने में कांग्रेस में ताकत है क्या, वो देखना पड़ेगा। यही तौर पे अभी होने वाला इलेक्शन जाएगा। सुधीर जी, जो एरियाज कांग्रेस के मजबूत थे वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। फाउंडेशन डे कांग्रेस का जो था वो नागपुर में हुआ था, ताकि नागपुर में महाराष्ट्र में जोर लगाया जाए। लेकिन अगर 3 सीट्स अगर एग्जांपल पे ले जो हम बात कर रहे हैं, उन तीनों सीट्स में एज जो है वो एनडीए को दिख रहा है। देखो, जो बारामती की सीट का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से वहां पे सुप्रिया सुले लड़ेगी, लेकिन जो फाइट है वो चाचा वर्सेस भतीजा रहेगी। मेरे ख्याल से जो शरद पवार जो चाचा है, उनका जो गुडविल है, इतने मेरे ख्याल से 40-50 साल का जो उनकी राजनीति रही है और 1-to-1 कनेक्ट रहा है, मेरे ख्याल से वही चीज उनकी पार्टी के एग्जिस्टेंस और उनकी बेटे के एग्जिस्टेंस के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए वो काम में आएगी। अजित पवार ने उनकी खुद की वाइफ को भी खड़ा किया, लेकिन मेरे ख्याल से सेंटिमेंट शरद पवार के साथ जा सकता है। तो थोड़ा ये मुझे वहां पे शरद पवार इंडिया अलायंस, अपोजिशन अलायंस को वहां पे दिखाई पड़ता है, कितने भी होने के बावजूद। दूसरी जो सीट आपने जिक्र किया नागपुर की, नितिन गडकरी का एक अलग तरह के पॉलिटिशियन है
वो कभी भी जात धर्म के भेद नहीं रखते, इसलिए मैं वहां पे उस फंक्शन में खुद घुमा हूँ। बहुत बार वो विंटर सेशन के टाइम में जाने का मौका मिलता है, तो वहां पे जाने का भी मौका मिला है। तो बहुत लोगों की बात करके एक चीज स्पष्ट है कि मुस्लिम हो, दलित हो, और नितिन गडकरी को चाहने वाले लोग उधर है ये। लेकिन जब नितिन गडकरी को टिकट नहीं मिलेगा, जब मेरे ख्याल से टिकट नहीं मिलेगा, तो दूसरा कोई कैंडिडेट वहां पे खड़ा रहेगा। अटकलें लगाए जा रहे कि देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं वहां से खड़े, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे फिर फाइट हो सकती है। वो सीट अभी थोड़ा ये बीजेपी को है नितिन गडकरी की वजह से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगा और दूसरा कैंडिडेट रहेगा, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वहां पे एक फाइट हो सकती। और तीसरी सीट है नांदेड़ की, जैसे आपने अशोक चौहान का जिक्र किया, वो खुद वो सीट से मेरे ख्याल से लास्ट 50,000 वोट से हारे थे। आगे भी मेरे ख्याल से वो सेकंड टाइम चुनाव हारे उस सीट से अशोक चौहान, और वह सीट वंचित आघाड़ी ने सबसे ज्यादा वोट लिया था। वो अशोक चौहान वो कोई कांग्रेस एंटी सेंटिमेंट का वोट नहीं था, हम वो बात भूलना नहीं चाहिए। वो कंप्लीटली एंटी अशोक चौहान के सेंटिमेंट का वोट था। एंटी अशोक चौहान सेंटिमेंट पे बुझा गया, और एंटी अशोक चौहान के नाम पे काफी लोगों ने वहां पे वोटिंग किया था। मेरे ख्याल से अभी अशोक चौहान खुद बीजेपी में चले गए, लेकिन उनको खुद को गारंटी नहीं वो चुन के आ सकते, इसलिए उन्होंने जो सेफ जोन है, सेफ रास्ता है राज्यसभा का, वो उन्होंने राज्यसभा गए हैं। और अभी देखना यही होगा कि वो सीट बीजेपी को, जो बीजेपी के पास है, वापस लेके आते हैं, और वो सीट वंचित को जाती है और कांग्रेस को जाती है, और उसमें कोई फाइट होती वो देखने वाले, क्योंकि उसमें कैंडिडेट के ऊपर काफी चीजें निर्भर हो सकती है। और दूसरा विषय ये रहेगा कि जैसे मुद्दे बताए जा रहे हैं, राम मंदिर एक मुद्दा, प्रबल मुद्दा बताया जा रहा है चुनाव में आने वाले, साथ ही साथ जो स्कीम्स लाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें बेनिफिशियरीज तक पहुंचा जा रहा है, तो वो एक, और तीसरा महिलाओं पर, तो ये मुद्दे, और साथ ही साथ जातिवाद का मुद्दा या फिर कम्युनलिज्म का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, ये मुद्दों में से कौन से मुद्दे आपको प्रबल लगते हैं कि चुनाव में आप कह सकते हैं कि जरूरी रहेंगे लोगों के लिए? बीजेपी की एक खास बात है कि बीजेपी यूज ऑल ट्रिक फ्रॉम द बुक्स, लेकिन सब ट्रिक जब इस्तेमाल करते, कोई बहुत से ऐसे ट्रिक रहते हैं कभी कभी काम में नहीं आती है। तो हमने देखा है बीजेपी का बहुत से ऐसे मेरे ख्याल से एजेंडा रहे, स्ट्रैटेजी रही, वो फेल भी हो गए हैं। राम मंदिर का बिल्कुल इशू था, लोगों की घर घर में मेजोरिटी लोगों ने झंडा लगाया था, राम मंदिर का त्योहार उस टाइम पे दिवाली जैसे त्योहार मनाया था। लेकिन मेरे ख्याल से पीपल हैव द शॉर्ट मेमोरी, जैसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं, तो उसकी वजह से मुद्दा मेरे ख्याल से बाकी मुद्दों से वो मुद्दा पीछे चला गया है। दूसरे अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र में जात की राजनीति चल रही है। आज मराठा रिजर्वेशन 10% जो बिल पास हुआ, तो वो रिलीजन वर्सेस कास्ट, वो दो फैक्टर मेरे ख्याल से वो भी रोल प्ले कर सकते हैं, वो एक चीज है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है। तीसरा जो गन्ना किसान है, प्याज वाला किसान है, कपास वाला किसान है, उनको रेट नहीं मिल रहे, वो भी एक एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट से वो भी रोल प्ले कर सकता है। और देखनी चाहिए वाली चीज है कि बीजेपी उनको कैसे काउंटर करती है। और आपको ये एक चीज देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है, पता नहीं क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ जैसा, तो हम बोल नहीं सकते, हाइपोथेसिस है कि मुस्लिम समाज का काफी वोट जो है वो उद्धव ठाकरे को इस बार मिल सकता है, सेंटिमेंट्स जो है, सिंपैथी उनके साथ है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, जैसे उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री के शिवसेना के होने के बावजूद महाराष्ट्र में एक भी दंगा फसाद और कोई भी जैसी इंसिडेंट्स जिससे जो माइनॉरिटी है उनको ठेस पहुंचे और उनको इनसिक्योरिटी महसूस हो, ऐसी कौन सी भी घटना हुई नहीं थी। इसलिए उद्धव ठाकरे ने जो उनका जो इमेज मेकओवर किया, मेरे ख्याल से बड़ा कदम उन्होंने लिया है। उन्होंने मेरे ख्याल से कंप्लीट 360 डिग्री टर्न लिया उनकी इमेज देखा जाए तो, एकदम स्टॉन्च हिंदुत्व टू स्टॉन्च सेकुलरिज्म और टू इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव सोसाइटी के तरफ से लेने वाला उनका जो एजेंडा है, मेरे ख्याल से उसी वजह से मुस्लिम हो, बाकी माइनॉरिटी हो, उद्धव ठाकरे की एक इमेज, और दूसरी महिलाओं में भी उनकी इमेज काफी बड़ी है, तो वो फैक्टर मेरे ख्याल से काफी काम कर सकता है आने वाले इलेक्शन में। एक और सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मृणाली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। 48 सीट्स महाराष्ट्र की जो है उसकी हम लोग बात कर रहे थे। इस वक्त जो राजनीतिक समीकरण देखा जा रहा है महाराष्ट्र में वो है इंडिया और साथ ही साथ आप कह सकते हैं एनडीए। तो इसमें आपको क्या लगता है कि अभी की जो महाराष्ट्र की स्थिति है, कौन सी जो अलायंस है वो प्रबल लगती है आपको? मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो अलायंस बनी है, वो अलायंस सर्वेक्षण कुछ भी बताए महाराष्ट्र में प्रबल है। उसके कई कारण हैं, जिनमें से पहला कारण मैं समझती हूँ कि राम मंदिर के प्रतिष्ठापना के कारण
एक थोड़ा सा हिंदुत्व आया है। महाराष्ट्र सेक्युलर विचारों के बारे में जरा ज्यादा बोलता है, इसलिए वो जो राम लहर है वो दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन वो सुप्त रूप से है। दूसरा कारण है मोदी जी के जो लाभार्थी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं। किसानों को भले ही थोड़ा सा कम हो, अनुमान उसका नहीं लगा सकते हैं, लेकिन किसानों को कुछ मिल रहा है। भले ही 2000 है, 3000 है, 4000 है। घर काफी बनवा चुकी है मोदी सरकार। दूसरा, जो इकोनॉमिक बूम आ गया है उसका अपर मिडिल क्लास में काफी वेलकमिंग हो रहा है। और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसे बीजेपी कह रही है, वो मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र के मतदार संघों से परी है। फिर भी जैसा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और हिंदी बेल्ट में मोदी जी को रुझान मिल रहे हैं, वैसे सर्वेक्षणों में ना मिलने के कारण मुझे लगता है उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के प्रति जो सिंपैथी है, लेकिन क्या होता है, वो सिंपैथी को प्रत्यक्ष रूप में मत पेटी में डालने के लिए अभी तो मशीन कहना चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, जो संगठन चाहिए, वो ये दोनों पक्षों के पास कितने हैं, ये थोड़ा सा एक प्रश्न है। कैसा हो गया है कि शरद पवार एक बहुत बड़े नेता है, उन्हीं के तले अगर शरद पवार एक वृक्ष जैसी, जो शायद वो चिन्ह भी लेंगे, उनके नीचे अजित पवार पले बढ़े हैं। लेकिन शरद पवार दिल्ली की राजनीति करते थे और अजित पवार महाराष्ट्र के जो छोटे छोटे नुमाइंदे रहते थे और महाराष्ट्र की इलेक्शन मशीन को देखा करते थे। वो इलेक्शन मशीन अजित पवार के जाने के बाद शायद उनके साथ चली गई है। अगर उनके मन में कुछ शरद पवार जी के प्रति स्नेह भाव है, आदर भाव है, उनको ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए था, ऐसा भी लग रहा है, तो भी वो इलेक्शन मशीनरी 1 महीने में जुटाना बहुत मुश्किल बात है। हालांकि एनसीपी के 2 पार्ट्स जो हो गए हैं उसको 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो मशीनरी पूरी की पूरी तरह से रिप्लेस हो गई है। तो संगठन का एडवांटेज शायद अजीत दादा को जा सकता है। उद्धव जी के बारे में मुंबई में जो सेना का वोटर है, जो जिसको मराठी माणूस कहते थे, वो बाला साहेब के विचारों की तरफ से पला बढ़ा है। उनके घर में जो नौकरियां आई थी वो भी बाला साहेब ने जो आंदोलन चलाया था भूमिपुत्रों का, उस कारण आई है। लेकिन ये सब जो एज ग्रुप है वो शायद 40+, 50+ है। यंगर जनरेशन अगर मोदी जी के साथ में जाती है तो मुझे लगता है ये दोनों पक्षों के लिए बहुत मुश्किल वातावरण है। दूसरा ऐसा है कि जो नरेटिव एस्टेब्लिश करना चाहिए उसमें भी थोड़ा इंडिया ब्लॉक को थोड़ा सा ये नहीं मिल रहा है, वातावरण अच्छे से वो नहीं तैयार कर पा रहे हैं। रोज वो बोलते हैं कि प्रकाश अंबेडकर जी ने हमारे साथ आना चाहिए, प्रकाश अंबेडकर जब आएंगे तो हम हमारा सीट बंटवारा कर देंगे। लेकिन प्रकाश अंबेडकर इतने दिनों में रोज कुछ ना कुछ नया इशू निकालते हैं और चर्चा के लिए भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा गठबंधन जो किसी की राह देख रहा है, वो गठबंधन को लोग कितना पसंद करेंगे, हो सकता है इसके प्रति जनता के मन में भी संदेह है। प्रकाश अंबेडकर के जो दादाजी थे, भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने अपनी पूरी घटना समिति के प्रमुख थे, उनको कांग्रेस ने उस जमाने में हराया था। काफी साल हो गए हैं, इसलिए इक्वेशंस बदल भी जाते हैं, लेकिन दलित जनता के मन में कांग्रेस के प्रति कुछ तो संदेह जरूर है। तो ऐसे समय में ये सब अलायंस जुटाना बहुत मुश्किल बात है। इंडिया जो बहुत तैयारी से घोषित हुआ था, उसमें से एक एक पार्टी निकल जा रही है, और ऐसी पार्टी जब निकल जा रही है तो जो एमवीए नाम का एक बहुत ही आसान समीकरण सत्ता के लिए महाराष्ट्र में बना था, वो धरातल पे कितना यशस्वी हुआ है, ये अभी थोड़ा सा शक की बात है। बोल नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि उसके बाद में इलेक्शन नहीं हुआ है। एक सिर्फ ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी, अजीत दादा और एकनाथ शिंदे ने काफी अच्छी सीटें निकाली,
लेकिन उसमें चुनाव चिन्ह नहीं रहता है, तो वो रुझान नहीं बोल सकते हैं। और दूसरा ऐसा है कि शिंदे सरकार की वजह से शायद महाराष्ट्र में कुछ बहुत बड़ी क्रांति हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग वो सरकार से नाराज रहने के भी कई कारण नहीं है। तो ऐसे समय में शायद एडवांटेज रूलिंग पार्टी है। एडवांटेज रूलिंग पार्टी को है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो ऐसा नजर आता है कि बीजेपी ने ही महाराष्ट्र को हाई स्टेक गेम बना दिया है। सबसे ज्यादा सिंपैथी इस वक्त उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ है। वो क्योंकि उनकी पार्टी स्प्लिट की गई है और बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हुई है। इसकी एक वजह हो जाती है। दूसरा, सर्वे भले ही आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के साथ में है, लेकिन जो वोटर्स मैनेजमेंट है ग्राउंड लेवल पे वो बीजेपी बेटर कर सकती है, बूथ लेवल पे कर सकती है। लेकिन उसमें भी दूसरा सवाल ये उठ रहा है और आलोचना के तौर पर उठ रहा है कि आपने सेनेट जैसे या लोकल बॉडी इलेक्शन, महाराष्ट्र में 2 साल से कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ है, जब लास्ट बाई इलेक्शन पुणे कस्बा पेट का हुआ था उसके बाद से, तो इसमें भी प्रूव हो जाता। तो कहीं ना कहीं बाकी स्टेट्स में जैसे आपने बताया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे बीजेपी क्लीन स्वीप दिख रही है। यहाँ पर एजेंडा जो है वो बीजेपी के फेवर में है। महाराष्ट्र एक तरह से स्ट्रेटेजिकली इसलिए भी प्लेस्ड है कि गुजरात के तो नीचे है लेकिन कर्नाटक के ऊपर है। तो कर्नाटक, तो ये किस तरफ महाराष्ट्र की जनता जाएगी, इसमें बीजेपी ने ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मिस्टेक्स उनके साथ हुई है, ऐसा कह पाएंगे? तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की महाराष्ट्र में बात करें तो बीजेपी ने मिस्टेक्स की है, ऐसा लगता है आपको? बीजेपी ने मिस्टेक्स करने से बजाय मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी अपने बलबूते पे संगठन नहीं जमा पाया है। अभी स्वतंत्रता के इतने साल हो गए हैं, महाराष्ट्र में जनसंघ के निर्माण के बाद में बीजेपी यहाँ पे काम करने लगा। बीजेपी के नाम से इनकी जो पैतृक संगठना है संघ परिवार, उसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। फिर भी महाराष्ट्र एक तरह से बीजेपी के लिए बंजर जमीन होता था। इसलिए जितना संगठन गुजरात में है, जितना मध्य प्रदेश में है, जितना उत्तर प्रदेश में है, उतना महाराष्ट्र में नहीं बन पाया। उसके कारण महाराष्ट्र का जो विचार था शाहू फुले आंबेडकर का, और जो विचारों के लोगों ने संघ परिवार शेठजी भटजी लोगों का पक्ष है ऐसा बताने की कोशिश की, वो एक कारण है। और दूसरा कारण यहाँ के जो बहुत बड़े कद के नेता थे बाला साहेब ठाकरे, उनके एहसान तले बीजेपी ने अपना विकास करने के लिए प्राधान्य दिया। और शिवसेना जो कहेगी, बाला साहेब जो कहेंगे, उसके अनुसार यहाँ की बीजेपी बर्ताव करते गई। सेकेंडरी भूमिका लेने के कारण बीजेपी का यहाँ पे अपना संगठन पूरे क्षेत्रों में नहीं हो पाया। आज बीजेपी जो फेस कर रही है इतनी बड़ी पार्टी होके, वो इस विरासत की देन है। इसलिए जो अशोक चौहान, जिनको बीजेपी ने गिराया था, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए थे, अजीत दादा के ऊपर आरोप किए थे, उनको बीजेपी को अपने पक्ष में लेना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना के साथ का अलायंस तोड़ दिया है और नई रचना वो प्रत्यक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र उतना आसान नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आज जो मोदी का दौर चल रहा है, वो मोदी की दौर के कारण लोकसभा में एमवीए, जिसको इंडिया अभी कहेंगे, उससे ज्यादा बीजेपी महायुति के साथ सीट्स निकालेगी। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव आएंगे वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल रहेंगे, और वो बीजेपी के ही कर्तृत्व की देन है, क्योंकि उन्होंने खुद को यहाँ पे 100% एस्टेब्लिश करने का मार्ग कभी अपनाया नहीं है। धन्यवाद मैडम। तो यहाँ पर वरिष्ठ जो पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, उनसे बात की और कई डिटेल में बात हुई है, जिसमें पोल मैनेजमेंट से लेकर के सेंटिमेंट्स तक की बात की गई और साथ ही साथ किस पार्टी का कितना प्रभाव है महाराष्ट्र में, उस तरीके की बातें की गई। तो इस वक्त ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो नेशनल इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में है। लेकिन उसके साथ साथ महाराष्ट्र में खास तौर पर ये फैक्टर है, जो फैक्टर सेंटिमेंट्स का है, वो फैक्टर ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी स्प्लिट हुई है, शरद पवार की पार्टी स्प्लिट हुई है। लेकिन क्या ये रेलेवेंस रखेगा लोकसभा के चुनाव में? तो इसलिए महाराष्ट्र का जो लोकसभा का कॉन्टेस्ट होने वाला है वो काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ मुंबई में मुस्तफा शेख, न्यूज तक।